गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी। क्लास लाइव हो चुकी है और ठीक 9:51 हुए हैं। तारीख आप जानते हैं, दिस इज 8 अप्रैल 2022। आज 8 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए और मुझे जल्दी से याद दिलाइए कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में, इतिहास में कहाँ तक पढ़ लिया था। आज हिस्ट्री की क्लास है, आप जानते हैं। तो हिस्ट्री में हम कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट, प्लीज एक बार मुझे याद दिलाएंगे। बस उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जी। औरंगजेब 1707। ओके, कहने का मतलब हमने मुगल एम्पायर यानी कि मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने बात की 6 मुगल बादशाहों के बारे में, जो थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये हमने बात कर ली थी, ये हमने पढ़ लिया था। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है तो क्या मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है? जी नहीं, मुगल डायनेस्टी समाप्त नहीं होती है, बल्कि वहां से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होता है, क्योंकि और 150 साल तक मुगल डायनेस्टी चलती है हिंदुस्तान में। लेकिन औरंगजेब के मरते ही, यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद का जो पीरियड है, यानी कि 1707 के बाद का जो पीरियड है, औरंगजेब के मरते ही शुरू होता है मॉडर्न इंडिया, या आप हिंदी में कह सकते हैं आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेटर मुगल्स के बारे में, जो टॉपिक है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। लिखेंगे मुगलों का पतन। लिखिए डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। और इसमें हम 1707 से लेकर 1857 तक के पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये 150 साल के पीरियड के बारे में बात करेंगे। और यही वो 150 साल का पीरियड है जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मैंने आपको बताया 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। लास्ट हमने कहानी यहीं तक पढ़ी थी कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर, महाराष्ट्र। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। और जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखेंगे उसके 3 पुत्र जीवित थे, जिनके नाम थे सबसे बड़ा मुअज्जम, दूसरा आजम और तीसरा कामबख्श। जब औरंगजेब की डेथ हुई, जब औरंगजेब मरा, तो औरंगजेब के मरने के बाद उसके 3 पुत्र जीवित थे, उसके 3 सन्स जीवित थे, जिनके नाम थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श।
जैसे ही औरंगजेब मरा, सबसे पहले मुअज्जम और आजम के बीच 1707 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ जजाओ। इसे कहा जाता है जजाओ का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, इसी जजाओ के युद्ध में मुअज्जम डिफीटेड एंड किल्ड आजम। मुअज्जम ने आजम को पराजित करके उसकी हत्या की, और यही मुअज्जम भारत का अगला मुगल बादशाह बना। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह। यही कहलाता है बहादुर शाह फर्स्ट, या इसी को कहते हैं शाह आलम फर्स्ट। लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। जजाओं के युद्ध में अपने ही भाई आजम की हत्या करवाकर भारत का अगला मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम बना, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे 1707 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी से लेके 1712 ईस्वी तक, यानी कि अगले 5 साल तक भारत का मुगल बादशाह हुआ बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। हिज एक्चुअल नेम वॉज मुअज्जम। इसी का वास्तविक नाम था मुअज्जम। ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का मुगल बादशाह बना था। तो 1707 में इसने अपने भाई आजम की हत्या की थी जजाओं के युद्ध में। और लिखेंगे इन 1709, और 1709 ईस्वी में लिखेंगे ही किल्ड कामबख्श। और 1709 ईस्वी में इसने कामबख्श की भी हत्या करवाई। तो कहने का मतलब आजम और कामबख्श दोनों की ही हत्या करवा के भारत का अगला मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे ज्यादा उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला मुगल बादशाह कौन कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति यही था। ही बिकेम मुगल एम्परर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। लिखेंगे ये 65 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना था, इसीलिए ये इतिहास में प्रसिद्ध है और कहलाता है बूढ़ा बादशाह। इसी को कहा जाता है बूढ़ा बादशाह। वे बूढ़ा बादशाह भी कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, इसी को शाह बेखबर भी कहा जाता है। यही कहलाता है शाह बेखबर। क्वेश्चन पूछेंगे, शाह बेखबर या बूढ़ा बादशाह के नाम से कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध हुआ है, फेमस हुआ है? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज बहादुर शाह फर्स्ट। ये कहलाता है बहादुर शाह प्रथम। बूढ़ा बादशाह या शाह बेखबर। भाई जैसे ही बहादुर शाह प्रथम भारत का मुगल बादशाह बना, तो सबसे पहले इस पर प्रेशर डाला, इस पर दबाव डाला किसने? मराठाओं ने। क्योंकि हम सब जानते हैं मराठाओं का ही एक उत्तराधिकारी इसी के कब्जे में हुआ करता था या मुगलों की कैद में हुआ करता था। याद कीजिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके संभाजी की हत्या की थी और संभाजी के पुत्र शाहू को गिरफ्तार कर लिया था। और 1689 से लेकर 1707 तक, यानी कि लगभग 18 साल तक शिवाजी का पौत्र, शिवाजी का ग्रैंडसन शाहू मुगलों ही कैद में ही रहा था। तो सबसे ही पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए 1707 ईस्वी में शाहू गॉट फ्री फ्रॉम मुगल्स। शाहू मुगलों की कैद से रिहा किया गया या आजाद हुआ। 1707 ईस्वी में शाहू
मुगलों की कैद से आजाद हुआ। हु वॉज शाहू? तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का पोता हुआ करता था शाहू। 1707 ईस्वी में शाहू मुगलों की कैद से आजाद हुआ। शाहू को मुगलों की कैद से आजाद किया गया। लिखेंगे इसने इसने सभी शासकों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसने सभी शासकों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। क्योंकि भाई हम सब जानते हैं जब औरंगजेब मरा था तो उस समय आधे से ज्यादा हिंदुस्तान औरंगजेब का दुश्मन था। इसीलिए जो बहादुर शाह प्रथम था उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई और सभी शासकों के साथ उसने संधि करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग सिख्स। यदि हम सिखों की बात करें तो भाई आप जानते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की तो डेथ हो गई, लेकिन उस समय सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे और गुरु गोविंद सिंह के साथ भी बहादुर शाह प्रथम के द्वारा एक संधि की गई, समझौता किया गया और इसने गुरु गोविंद सिंह को कुछ भूमि और कुछ क्षेत्र भी उपहार में दिए थे या संधि के तहत दिए थे। लेकिन अगले ही साल 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की भी डेथ हो गई थी, गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो गई थी और गुरु गोविंद सिंह के ही एक सेवक जिनका नाम था बंदा सिंह बहादुर, अब उन्होंने सिखों का नेतृत्व संभाल लिया था। और हम सब जानते हैं कि फिर से सिखों ने मुगलों के साथ संघर्ष भी करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब बहादुर शाह प्रथम समकालीन था किसके? बंदा बहादुर के। और बंदा बहादुर के ही खिलाफ एक अभियान कर रहा था ये 1712 ईस्वी में। लिखेंगे इन 1712 ड्यूरिंग अ मिशन अगेंस्ट बंदा बहादुर। लिखेंगे बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान के दौरान, ड्यूरिंग अ मिशन अगेंस्ट बंदा बहादुर या बंदा बहादुर के ही खिलाफ अभियान के दौरान। लिखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट डाइड। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। बहादुर शाह फर्स्ट डाइड या बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो तुरंत गृह युद्ध शुरू हो गया, तुरंत सिविल वॉर शुरू हो गई सिंहासन को लेकर और इसी के 4 पुत्र अब आपस में लड़ पड़े सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। और ध्यान रखेंगे महत्वाकांक्षा इतनी थी, सिंहासन पर बैठने की लालसा इतनी थी कि ऐसा कहते हैं कि जब बहादुर शाह प्रथम मरा था तो लगभग 10 दिन तक इसका शव, इसकी जो डेड बॉडी थी उसको दफनाया भी नहीं गया था, क्योंकि गृह युद्ध शुरू हो गया था। सबको सिर्फ और सिर्फ किसकी पड़ी थी? सिंहासन की पड़ी थी। फाइनली 10 दिन के बाद इसे दिल्ली में दफना दिया गया और इसी का एक अयोग्य बेटा, इसी का एक अयोग्य पुत्र भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया या मुगल सिंहासन पर बैठ गया, जिसे आप जानते हैं किस नाम से? अगला लिखेंगे जहादर शाह। भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहादर शाह। 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक केवल 1 साल के लिए, 1 साल के लिए भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहादर शाह। लेकिन ध्यान रखेंगे जहादर शाह को सिंहासन प्राप्त हुआ था जुल्फिकार खान की मदद से। भाई याद कीजिए, जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था
तो भाई औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का वजीर हुआ करता था असद खान, जो मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक वजीर रहने वाला व्यक्ति था। ये औरंगजेब का वजीर लगभग 31 साल तक रहा था। इसी असद खान का एक बेटा हुआ करता था जुल्फिकार खान। ये बाप और बेटे दोनों मुगल दरबार में ही काम किया करते थे। उसी जुल्फिकार खान की मदद से जहादर शाह भारत का मुगल बादशाह बना। इसीलिए इसने खुश होकर अपना वजीर ही किसे बना दिया? जुल्फिकार खान को। और इसी का जो पिता था, जिसका नाम था असद खान, उसे अपना वकील नियुक्त कर दिया। किसने? जहादर शाह ने। कहने का मतलब, जहादर शाह जुल्फिकार खान की मदद से ही भारत का मुगल बादशाह बना था। इसीलिए उसने सबसे महत्वपूर्ण पद, मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री या वजीर का पद ही जुल्फिकार खान को दे दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि केवल नाम का सुल्तान बनकर रह गया, सॉरी, नाम का मुगल बादशाह बनकर रह गया जहादर शाह। सारी की सारी वास्तविक शक्तियां, प्रैक्टिकली सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जुल्फिकार खान के ही हाथों में आ गई। अब केवल नाम का मुगल बादशाह था जहादर शाह, प्रैक्टिकली सारी की सारी पावर जुल्फिकार खान के हाथों में थी। जब जहादर शाह भारत का मुगल बादशाह बना, तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान के दो शासकों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और वो मुगलों से नाराज हुए। लेकिन जुल्फिकार खान अच्छी तरीके से समझता था कि अब मुगलों की शक्ति उतनी नहीं है जितनी पहले कभी हुआ करती थी। इसीलिए जुल्फिकार खान ने उन राजस्थान के दोनों शासकों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी जुल्फिकार खान के द्वारा ध्यान रखेंगे, राजस्थान के ही शासक जय सिंह को, भाई हम सब जानते हैं उस समय आमेर का शासक हुआ करता था जय सिंह। जुल्फिकार खान के द्वारा जय सिंह को मालवा का क्षेत्र दिया गया, यानी कि मालवा की सूबेदारी सौंपी गई। और जय सिंह को सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए, जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके शासनकाल में दी गई थी? जहादर शाह के शासनकाल में दी गई थी। और ये उपाधि देने वाला था जुल्फिकार खान। तो आमेर के राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी गई, यानी कि मालवा का ही सूबेदार बना दिया गया। और इसे सवाई और मिर्जा की उपाधि दी गई। उधर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी गई, एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ, और इसे महाराजा की उपाधि दी गई। तो ध्यान रखेंगे, सर मालवा तो मध्य प्रदेश में। मेरे भाई मैंने कब कहा कि मालवा युगांडा में है? मध्य प्रदेश में ही है मालवा। मैंने कब कहा? है तो भारत में ही। पढ़ तो आप भारत का इतिहास रहे हो। तू तो मालवा का नाम सुन के ऐसे अचंभित रह गया जैसे युगांडा में हो मालवा। भाई मध्य प्रदेश में है, सब जानते हैं ये तो। और गुजरात का है ये भी पता ही होगा, है ना। राजस्थान का शासक हुआ करता था जयसिंह, आमेर का शासक। इसे मालवा का क्षेत्र देकर वहां का सूबेदार बना दिया गया। और गुजरात की सूबेदारी सौंप दी गई किसको? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और जयसिंह को सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई जहादर शाह के ही शासनकाल में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहादर शाह के शासनकाल में ही दिल्ली में लाल कुंवर नाम की एक वैश्या रहा करती थी, एक तवायफ रहा करते थे। ये जो मुगल बादशाह था जहादर शाह, भाई इसका लाल कुंवर नाम की एक वैश्या पर दिल आ गया। ये उससे मोहब्बत करने लगा और उससे विवाह करके वो उसे दिल्ली के लाल किले में ले आया और उसके सभी रिलेटिव्स,
सभी रिश्तेदारों को मुगल दरबार में मंत्री बनाकर नियुक्त कर दिया। और जब ऐसा जहादर शाह के द्वारा किया गया तो इस बात की चारों तरफ आलोचना होने लगी। और ध्यान रखेंगे, इस बात की सबसे ज्यादा टेंशन हुई किसको? मुगल दरबार में ही काम कर रहे दो मंत्रियों को, जो दोनों भाई हुआ करते थे, जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं सैयद ब्रदर्स, यानी कि सैयद बंधु के नाम से। मुगल दरबार में दो भाई मंत्री पद पर काम किया करते थे। एक का नाम, बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खान और छोटे भाई का नाम था हुसैन अली खान। सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु। बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खान और छोटे भाई का नाम था हुसैन अली खान। ये मुगल दरबार में लंबे समय से क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे, अब इन्हीं दोनों को ये चिंता हुई कि भाई यदि ऐसे ही जहादर शाह अपनी अयोग्यता दिखाएगा तो मुगल साम्राज्य का पतन वक्त से पहले हो जाएगा। इसीलिए सैयद बंधु ने ये योजना बनाई कि भाई किसी तरीके से जहादर शाह की हत्या करवाई जाए और जहादर शाह की हत्या करवाकर किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का मुगल बादशाह बनाया जाए जो इससे अधिक योग्य हो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहादर शाह को ही इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसी को कहा जाता है लंपट मूर्ख। और ध्यान रखेंगे, जहादर शाह के द्वारा ही या सैयद बंधुओं के द्वारा ही जहादर शाह की हत्या करवा दी गई। और जहादर शाह की हत्या करवा के भारत का अगला मुगल बादशाह फर्रुखशियर को बना दिया गया। भारत का अगला मुगल बादशाह बना दिया गया फर्रुखशियर को, जो 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह रहा, जो कहलाता है घृणित कायर। इसे घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखशियर बना भारत का अगला मुगल बादशाह, जो इतिहास में प्रसिद्ध है घृणित कायर के नाम से। लिखेंगे फर्रुखशियर में इन 1716 1716 ईस्वी में लिखेंगे ही किल्ड बंदा बहादुर। फर्रुखशियर के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवाई गई। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या करवाई गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की मदद से ही क्या बना था? मुगल बादशाह। इसीलिए इसने बड़े भाई अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया और छोटे भाई को अपना मीर बख्शी। और ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में सेनापति को ही क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। कहने का मतलब, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर पदों पर बैठ गए सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स।
लेकिन ध्यान रखेंगे, नाम का मुगल बादशाह बन गया फर्रुखशियर, क्योंकि प्रैक्टिकली सारी की सारी पावर्स किसके हाथों में आ चुकी थी? सैयद ब्रदर्स के हाथों में आ चुकी थी, सैयद बंधुओं के हाथों में आ चुकी थी। इसीलिए अब सैयद बंधु फर्रुखशियर को ही मरवाने की क्या करने लगे? साजिश करने लगे। भाई आप जानते हैं, जिस समय फर्रुखशियर भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था, उस समय भारत का मराठा शासक हुआ करता था छत्रपति शाहू महाराज। और छत्रपति शाहू का ही प्रथम पेशवा हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ। लिखेंगे 1719 में, लिखेंगे 1719 में बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की भी हत्या करवा दी। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखशियर की भी हत्या करवा दी। और फर्रुखशियर की हत्या करवाकर 1719 में भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया रफी उद दरजात को। मुगल सिंहासन पर बिठाया गया रफी उद दरजात। लेकिन कुछ ही समय तक भारत का मुगल बादशाह रहा, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। इसके मरने के बाद 1719 में इसी के छोटे भाई को मुगल बादशाह बनाया गया, जिसका नाम था रफी उद दौला। लेकिन ये भी कुछ ही समय में चल बसा, इसकी भी कुछ समय में डेथ हो गई। फिर सैयद बंधुओं के ही द्वारा भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया मोहम्मद शाह को। जो कि 1719 से लेके 1748 तक, जो कि 1719 से 1748 तक भारत का अगला मुगल बादशाह हुआ, मोहम्मद शाह। भारत का अगला मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह। लिखेंगे, ये इतिहास में प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से। मुगलों में सबसे ज्यादा कायर, आलसी, अयोग्य मुगल बादशाह माना जाता है मोहम्मद शाह को। ये कहलाता है मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ही किल्ड सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। लिखेंगे, इसने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में सैयद बंधुओं की डेथ हुई थी। और ध्यान रखेंगे, ये इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहलाते हैं शासक निर्माता, क्योंकि हम सब जानते हैं फर्रुखशियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह सबको मुगल सिंहासन पर बैठने में मदद ही किसने की थी? सैयद ब्रदर्स ने की थी, या सैयद बंधुओं ने की थी। दूसरा काम लिखेंगे, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में लिखेंगे, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट। लिखेंगे, इसी के शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बने।
इसी के शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बने। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे 1739 में इसी के शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। लिखेंगे नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह एक ईरानी शासक हुआ करता था, एक पर्शियन रूलर हुआ करता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, नादिर शाह एक ईरानी शासक, एक पर्शियन रूलर हुआ करता था। ईरान में एक वंश चला करता था जो कहलाता था दुर्रानी वंश। उसी दुर्रानी वंश में शासन किया करता था नादिर शाह, जो मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान को लूटने के लिए, मुगलों को लूटने के उद्देश्य से हिंदुस्तान आया था। और इसने दिल्ली पर 1739 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था दिल्ली को लूटने के लिए। और ध्यान रखेंगे, मुगलों से भारी संपत्ति लूटकर नादिर शाह हिंदुस्तान से वापस लौटा था। और ध्यान रखेंगे, यही नादिर शाह मुगलों से लूट कर गया था मुगलों का पीकॉक थ्रोन, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन। और क्योंकि ये मयूर सिंहासन लूट कर लेकर गया, तो भाई स्वाभाविक सी बात थी, उसी पर तो क्या लगा था, कोहिनूर हीरा। तो नादिर शाह ही मुगलों से कोहिनूर हीरा भी लूट कर लेकर गया था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई 1748 में। और इसके मरने के बाद इसका एकमात्र पुत्र भारत का अगला मुगल बादशाह बना, जिसका नाम था अहमद शाह। और ध्यान रखेंगे 1748 से लेके 1754 तक, 1748 से लेके 1754 तक भारत का अगला मुगल बादशाह हुआ अहमद शाह। और इधर ध्यान रखेंगे 1747 में नादिर शाह की भी डेथ हुई। और नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बना अहमद शाह अब्दाली। उसका उत्तराधिकारी बना था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह में लिखेंगे इन 1748 1748 ईस्वी में लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आक्रमण किया।
1754 में अहमद शाह की डेथ हुई। अहमद शाह के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना, लिखेंगे आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय। ये 1754 से लेके 1759 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। आलमगीर सेकंड से संबंधित, सर अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली अलग अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग हैं। अहमद शाह भारत का मुगल बादशाह है, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी है। आलमगीर सेकंड से एक ही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि बताइए जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो हम जानते हैं 1757 में लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, या लिखेंगे प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का ही उस समय नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इस समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड हुआ करता था। इसके बाद अगला मुगल एम्परर बना, लिखेंगे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेके 1806 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखेंगे, इसी के शासनकाल में 1761 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, लिखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। और शाह आलम सेकंड के ही समय में एक और फेमस युद्ध लड़ा गया 1764 में, जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। ये कहलाता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, जिसमें हमारी तरफ से 3 लोगों की सेनाएं लड़ी। पहला मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में लड़े थे, और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेजों ने इन तीनों
इन तीनों की सम्मिलित सेना को क्या किया था? पराजित किया था। इसके बाद लिखेंगे इन 1803, 1803 ईस्वी में, इन 1803 या 1803 ईस्वी में लिखेंगे ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली या अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। एंड दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स, और उन्होंने मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स, और उन्होंने मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। आपसे पूछेंगे कि बताइए अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था? ही वॉज शाह आलम सेकंड। और अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि अब भारत का मुगल बादशाह कोई पावर, कोई शक्ति नहीं, बल्कि केवल एक पोस्ट होगी, केवल एक पद होगा, और अब हम ही निर्धारित करेंगे कि मुगल सिंहासन पर कौन बैठेगा या मुगल बादशाह कौन बनेगा। इसीलिए शाह आलम सेकंड के मरने के बाद अंग्रेजों के ही द्वारा भारत का अगला मुगल बादशाह नियुक्त किया गया, अकबर सेकंड को, या अकबर द्वितीय को। और 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक, 1806 से लेकर 1837 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड, यानी कि अकबर द्वितीय। एक ही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि बताइए राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? लिखेंगे इन 1830, 1830 में, इन 1830 या 1830 में लिखिए ही गेव द टाइटल ऑफ राजा, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। 1830 में इसी ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। इसी ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। अठारह में इसकी मृत्यु हुई, और इसके मरने के बाद भारत का अंतिम मुगल बादशाह बना बहादुर शाह सेकंड, यानी कि बहादुर शाह जफर। एटीन 37 से लेके 1857 तक, 1837 से लेके 1857 तक भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ बहादुर शाह जफर। लिखेंगे ही वॉज
लास्ट मुगल एम्पर लिखेंगे, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। लिखेंगे ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से कविताएं लिखा करता था, या जफर नाम से शायरी किया करता था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से शायरी किया करता था। लिखेंगे ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। लिखिए, ये 1857 के विद्रोह का नेता था। ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 के विद्रोह का नेता था। और क्योंकि 1857 के विद्रोह का नेता था, इसीलिए इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लिखेंगे ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड वॉज सेंट टू रंगून बर्मा। इसे अंग्रेजों का द्वारा गिरफ्तार करके, इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया। इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया। और वहीं पर लिखेंगे इन 1862 ही डाइड, और वहीं पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और हम सब जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके अब शासन डायरेक्टली ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। तो दोस्तों, ये था मुगल डायनेस्टी, ये था मुगल साम्राज्य। आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो मुझे याद दिलाइएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।